हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो अभी हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 3 का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 कल हम लोगों ने कल कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। जिन्होंने फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं फिलर फॉर्म के फ्रेश कोर्स को भी, तो मेरा रेफरल कोड जो कि है अलीम 10 यूज कर सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये रेफरल कोड फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज पे एप्लीकेबल है। तो जो लोग भी आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में हैं जो अभी फिलर फॉर्म के कोर्स को बाई करना चाहते हैं, आप उनको ये रेफरल कोड दे सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। ठीक। हमारी डेली क्लासेस जो है वो 3 PM पे होती हैं। इन केस अगर 3 PM पे कोई क्लास नहीं हो पाती है तो 8 PM पे होती है। 3 PM पे अगर कोई क्लास नहीं हो पाती है तो 8 PM पे होती है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल कल्चर की पूरी डेफिनेशन देखी थी कि कल्चर की अलग अलग लोगों ने कैसी डेफिनेशन दी है, क्या क्या कहा है कल्चर के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में। ठीक। भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर दोनों में फर्क क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। मटेरियल कल्चर रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट और बिलोंगिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक। मटेरियल कल्चर क्या है? वो ऑब्जेक्ट या बिलोंगिंग जो किसी ग्रुप की या लोगों की होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि किसी ग्रुप की जो बिलोंगिंग है या ऑब्जेक्ट है, उसी को मटेरियल कल्चर कहा जाता है। किसी एक आदमी का ऑब्जेक्ट, किसी एक आदमी की बिलोंगिंग जो है कभी भी कल्चर का पार्ट नहीं होती है, बल्कि अगर वो ग्रुप की बिलोंगिंग है, ग्रुप का ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो वो क्या कहलाता है? मटेरियल कल्चर कहलाता है। जैसे कि मंदिर है या मस्जिद है, ठीक, तो ये क्या है? मटेरियल है, एक जगह है। ठीक। एक जगह है, तो ये किसी एक की नहीं होती है, बल्कि पूरी पूरे धर्म की होती है, पूरी कम्युनिटी की होती है, पूरे ग्रुप की होती है। तो इसको हम मटेरियल कल्चर में रख सकते हैं। ठीक। लेकिन किसी एक आदमी की जो पर्सनल चीज है उसको आप मटेरियल कल्चर में नहीं रख सकते, क्योंकि पर्सनल चीजों से जो है कल्चर नहीं बनता है, बल्कि ग्रुप से कल्चर बनता है। तो ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे बिलोंगिंग्स जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हों, ऐसी चीजों को मटेरियल कल्चर कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक। जैसे लोग पेड़ों को देवता मान लेते हैं, तो वो सबका एक होता है। ठीक। सब लोग एक ग्रुप जो है उसको मान रहा होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? एक मटेरियल कल्चर का हिस्सा हो जाएगा। ठीक। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में सबसे पहले आता है भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति लोगों के समूह की वस्तुओं या सामानों को संदर्भित करती है, यानी कि जो लोगों का समूह है, यानी कि एक समूह की जो वस्तुएं हैं या सामान है, उसी को संदर्भित करता है। कोई व्यक्तिगत वस्तु, कोई व्यक्तिगत सामान जो है वो भौतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी वस्तु या ऐसे सामान जो पूरे समूह के माने जाते हैं, पूरे समूह से उस सामान का संबंध हो,
तो ऐसी चीजों को संदर्भित करने के लिए भौतिक संस्कृति का शब्द यूज किया जाता है। ठीक। मेट्रो पासेस एंड बस टोकन्स आर पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर। अब मेट्रो पासेस या बस टोकन जो है ये भी पार्ट है मटेरियल कल्चर के। ठीक, क्योंकि मेट्रो पास जो है वो सबसे बिलोंग करता है, ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करता है। ठीक, या बस टोकन्स जो होते हैं, ठीक, वो भी मटेरियल कल्चर के पार्ट होते हैं, क्योंकि उससे आप क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, मानते हैं कि आपके पास ये पास है तो आप इससे ट्रेवल कर सकते हैं। as are automobiles, stores and the physical structure where people worship। ठीक, तो ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर जहाँ लोग वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जैसे मैंने मंदिर मस्जिद का एग्जांपल दिया। ठीक, ऑटोमोबाइल्स हैं, स्टोर्स हैं एंड फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये सारी चीजें जो है किसमें आ जाती हैं, मटेरियल कल्चर में आ जाती हैं। ठीक, मेट्रो पास और बस टोकन भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। मेट्रो पास और जो बस के टोकन होते हैं वो भी भौतिक संस्कृति के हिस्से हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, ठीक, स्टोर है, भौतिक संरचनाएं हैं जहां लोग जो है पूजा करते हैं, तो ऐसी संरचनाएं, ऐसी जगहें जहां लोग पूजा करते हैं, वो चीजें भी भौतिक संस्कृति का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक, नॉन मटेरियल कल्चर इन कंट्रास्ट। अगर जो है हम लोगों ने मटेरियल कल्चर पढ़ लिया है, अब नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है। नॉन मटेरियल कल्चर इन कंट्रास्ट कंसिस्ट ऑफ आइडियाज। तो इसमें क्या होती हैं, आइडियाज होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं। ठीक, तो नॉन मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ आइडियाज, एटीट्यूड, बिलीफ ऑफ अ सोसाइटी। एक सोसाइटी की क्या बिलीफ है, क्या आइडियाज हैं, क्या एटीट्यूड है, ये किस में आता है, नॉन मटेरियल कल्चर में आता है। ठीक, ये नॉन मटेरियल कल्चर में आता है। तो इसको ऐसे समझिए आप कि जिस चीजों को आप छू सकते हैं, जो कल्चर का पार्ट है, जिनको आप अपने हाथ से छू सकते हैं, ठीक, तो वो मटेरियल कल्चर में आता है, और जिनको नहीं छू सकते हैं वो नॉन मटेरियल कल्चर में आता है। ठीक, जैसे आइडियाज, एटीट्यूड, बिलीफ, आप इनको सिर्फ जो है महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं इसको अपने हाथ से। ठीक, तो ऐसी चीजें जो है इसको छू सकते हैं, जो मटेरियल चीजें होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है और जो पूरे ग्रुप से संबंधित होती है। ठीक, तो इसको क्या कहा जाएगा, मटेरियल कल्चर कहा जाएगा। आइडियाज, बिलीफ, एटीट्यूड, ये सब आ जाते हैं नॉन मटेरियल कल्चर में। ठीक, अभौतिक संस्कृति इसके विपरीत समाज के विचारों, दृष्टिकोणों और विश्वास से बनी होती है। ठीक, तो अभौतिक संस्कृति, अगर हम लोग भौतिक संस्कृति के विपरीत बात करते हैं, तो अभौतिक संस्कृति क्या होती है, समाज के क्या विचार हैं, समाज के क्या दृष्टिकोण हैं और समाज के जो विश्वास हैं, उससे जो है अभौतिक संस्कृति बनती है। समाज के विचार, समाज के विश्वास और समाज के दृष्टिकोण के जरिए अभौतिक संस्कृतियां बनती हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कल्चरल लैग। कल्चरल लैग एक कॉन्सेप्ट है। लैग कहते हैं पीछे रह जाना, लैग कहते हैं पीछे रह जाने को। ठीक, so the concept of conflict between technology and society was most vividly expressed in the theory of cultural lag। यानी कि कल्चरल लैग की जो थ्योरी है वो बताती है कि टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यानी कि सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, हमेशा सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा एक्सप्रेस किया गया है कल्चरल लैग के कॉन्सेप्ट के जरिए। कंसीव्ड एंड इनर्जेटिकली promulgated by William Fielding फील्डिंग ऑकबर्न। ठीक, WFR ऑकबर्न के नाम से आमतौर पे जाना जाता है, विलियम फील्डिंग ऑकबर्न। ठीक, WF ऑकबर्न के नाम से आमतौर पे जाना जाता है। तो कल्चरल लैग का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किसने दिया है, WF ऑकबर्न ने दिया है। तो यहाँ पे आपको यही बस याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, WF ऑकबर्न ने दिया है। आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट पूछा जाता है कि कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया। आगे हम लोग देखेंगे कल्चरल लैग होता क्या है। ठीक, सांस्कृतिक पिछड़ापन। ठीक, तो मैंने बताया ना पीछे रह जाना,
एक पिछड़ापन, सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या है? प्रौद्योगिकी और समाज के बीच में संघर्ष की अवधारणा, यानी कि हमेशा प्रौद्योगिकी और समाज के बीच में संघर्ष चलता रहता है, और इसकी अवधारणा को सबसे स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक अंतराल, तो सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक अंतराल दोनों जो है कल्चरल लैग का ट्रांसलेशन। ठीक, तो सांस्कृतिक अंतराल के सिद्धांत में व्यक्त की गई थी, यानी कि जो सांस्कृतिक अंतराल की का सिद्धांत है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से प्रौद्योगिकी और समाज में हमेशा संघर्ष जारी रहता है, जिसे विलियम फील्डिंग ऑकबर्न द्वारा परिकल्पित और ऊर्जावान रूप से प्रख्यापित किया गया है। यानी कि इसको इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को किसने दिया था? डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न ने दिया था। ठीक, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज नोन एज कल्चरल लैग। तो हमने देखा कि मटेरियल कल्चर क्या होता है और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है कल्चरल मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में, उसी को कल्चरल लैग कहा जाता है। इसको इस तरह से समझे कि मटेरियल कल्चर क्या होता है? मटेरियल कल्चर क्या होता है? जो मटेरियल चीजें होती हैं, जिसको जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी क्या है? एक मटेरियल कल्चर है। टेक्नोलॉजी भी क्या है? एक मटेरियल कल्चर है। टेक्नोलॉजी जो है बहुत फास्ट चेंज होती है सोसाइटी में, इसमें बहुत फास्ट चेंज आता है सोसाइटी में, जबकि आइडियाज और बिलीफ में चेंज उतना फास्ट नहीं आता है। आइडियाज और बिलीफ में चेंज उतना फास्ट नहीं आता है। तो आइडियाज और बिलीफ का जो कल्चर है, यानी कि नॉन मटेरियल कल्चर है, वो पीछे रह जाता है और मटेरियल कल्चर आगे बढ़ जाता है। तो इसी दोनों के बीच में जो एक अंतराल हो जा रहा है, उसी को, यानी कि एक लैग जो हो रहा है, उसी को कल्चरल लैग का नाम दिया गया है डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न के जरिए। द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज नोन एज कल्चरल लैग। भौतिक संस्कृति और गैर भौतिक संस्कृति के बीच के अंतर को सांस्कृतिक अंतराल के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो भौतिक संस्कृति है और गैर भौतिक संस्कृति है, दोनों के बीच में जो एक संघर्ष चलता है, दोनों के बीच में जो एक अंतर है, उसी को सांस्कृतिक अंतराल कहा जाता है। क्योंकि जो हमारी भौतिक संस्कृतियां हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, बहुत तेजी से इसमें बदलाव आते हैं, लेकिन जो अभौतिक संस्कृतियां हैं या गैर भौतिक संस्कृतियां हैं, जैसे कि विश्वास, दृष्टिकोण, ठीक, इन सब में बहुत टाइम लगता है इनमें परिवर्तन आने में। ठीक, तो इसीलिए ये पीछे रह जाते हैं। गैर भौतिक संस्कृतियां हमेशा भौतिक संस्कृतियों से पीछे रह जाते हैं, इसीलिए कहा गया है इसको सांस्कृतिक अंतराल के रूप में जाना जाता है। ठीक, द टर्म कल्चरल लैग refers to the notion that culture takes time to catch up with technological innovations। यानी कि जो कल्चर है, यहाँ पे कल्चर जो है किसको कहा जा रहा है? यहाँ पे कल्चर कहा जा रहा है नॉन मटेरियल कल्चर को। यानी कि कल्चर टेक्स टाइम टू कैच अप विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं उसको कैचअप करने में कल्चर को टाइम लगता है। जैसे इसको अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक, पिछली स्लाइड दिखाने का क्या, आप लोग लिख रहे हैं क्या इसको? देखिए, अगर लिख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मत लिखिए, क्योंकि आप जब तक सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और लिखने का जो मसला है वो आपको पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप जो है अगर लिख रहे हो तो नोटबुक बंद कर दें, क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाती है, उसमें आप लिख सकते हैं। जब तक आप सुनेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब एक चीज का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन क्या है? एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। ठीक, मोबाइल फोन क्या है? एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। जब मोबाइल फोन आया पहले शुरू में, क्योंकि मैं इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप के लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप्स के लोग रहते हैं। हाँ, मतलब जो ऐसी चीजें हैं जो स्लाइड में नहीं है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो स्लाइड में है
उसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है। ठीक, तो जो ऐसी चीजें हैं जो स्लाइड में नहीं है, आपको लगता है कि आप लिख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मोबाइल फोन क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। जब ये चला, जब ये आया इंडिया में, सपोज करिए जब आया, क्योंकि हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू में क्या हुआ, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पे पुरुषों का जो है वो बहुत ज्यादा बोलबाला है, वो पुरुषों की ही ज्यादा चलती है, ये कह सकते हैं। ठीक। तो क्या होता है, जब मोबाइल आती है तो लोग जो है पहले तो इसका अपोज करते हैं कि किसी को नहीं यूज करना चाहिए इसको। फिर धीरे धीरे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो मेल ने ये समझ लिया कि मोबाइल फोन सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं, बाकी फीमेल इसका यूज नहीं कर सकते। धीरे धीरे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था, ये बढ़ता गया, धीरे धीरे लोग जो है इसको कैचअप करने लगे, लेकिन टाइम लिया इन्होंने कैचअप करने में। अभी भी आप इंडिया में कई ऐसी जगहें पाए जाएंगे, बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी इंडिया में पाई जाती हैं जहाँ पे अभी भी ये बिलीफ है कि गर्ल्स को मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, खासतौर से ऐसी गर्ल्स जिनकी मैरिज नहीं हुई है, ठीक, जो मैं अनमैरिड है। ठीक, तो ये सब क्या है, एक तरह का हमारा जो नॉन मटेरियल कल्चर है, जो हमारी बिलीफ है, आइडियाज हैं, वो एक कैचअप करने में दिक्कत कर रही है। जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको कैचअप करने में दिक्कत कर रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक पुरुष अगर मोबाइल यूज कर रहा है, एक मेल अगर मोबाइल यूज कर रहा है, तो वो जितना उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है उतना एक गर्ल्स भी कर सकती है, और जितना सही से वो यूज कर सकता है उतना एक गर्ल्स भी कर सकती है। तो ये क्या है, एक तरह से हमारा जो हमारे सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का जो कल्चर है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को कैचअप करने में टाइम लेता है, एंड द रिजल्टिंग सोशल प्रॉब्लम दैट आर कास्ड बाय दिस लैग। ठीक, और उसकी वजह से बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी आती हैं इस लैग की वजह से, क्योंकि हम लोग अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ चलें तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन चूंकि हमारा कल्चर जो है थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसकी वजह से बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, उसी को कल्चरल लैग कहा जाता है। तो होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक। सांस्कृतिक अंतराल शब्द इस धारणा को संदर्भित करता है कि संस्कृति को तकनीकी नौचारों और इस अंतराल के कारण होने वाली सामाजिक समस्याओं को पकड़ने में समय लगता है। यानी कि ये मानते हैं, सांस्कृतिक अंतराल शब्द का इस्तेमाल इस बात के लिए किया गया है, इस बात को संदर्भित करता है कि हमारी जो संस्कृति है, यानी कि गैर भौतिक संस्कृति जो है, वो जो तकनीकी नवाचार होते हैं उनको पकड़ने में, उनको अपनाने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, और इसी को सांस्कृतिक अंतराल भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, तो हम लोग कल्चर कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेटवर्क। इन द ऑफलाइन वर्ल्ड, social network refer to the social ties that links us together with other people। यानी कि जैसे आप लोग आम भाषा में बोलते हैं ना, मेरा नेटवर्क बहुत दूर दूर तक है, खासतौर से जब लड़ाई करते हैं तो। ठीक, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये क्या है कि आप कितने लोगों के साथ आपकी जान पहचान है, कितने लोगों के साथ आपकी टाइज है, ठीक, कितने लोगों के साथ आप जो है उठते बैठते हैं, इंटरेक्शन होता है, ठीक, वो सारी चीजें क्या हैं, आपके नेटवर्क को बताती हैं। इन द ऑफलाइन वर्ल्ड, सोशल नेटवर्क रिफर्स टू सोशल टाइज। सोशल नेटवर्क मीन्स सोशल टाइज, जो आप अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों से रखते हैं, दैट लिंक्स अस टुगेदर, जो हमें एक दूसरे के साथ लिंक करता है विद अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के साथ। ठीक। सो नेटवर्क क्या है, ऑफलाइन दुनिया में सामाजिक नेटवर्क उन सामाजिक संदर्भों को संबंधों को संदर्भित करते हैं जो हमें अन्य लोगों के साथ जोड़ते हैं। यानी कि एक ऐसे सामाजिक संबंध जो हमें अन्य लोगों के साथ जोड़ते हैं, उसी को नेटवर्क कहा जाता है, उसी को सामाजिक नेटवर्क कहा जाता है। दीज टाइज इंक्लूड योर फैमिली। ये टाइज में क्या आती हैं, अपनी फैमिली आ जाती हैं, फैमिली के साथ अच्छा आपका टाइज होता है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, ठीक, एक्वेंटेंसेस आ जाती हैं, ठीक, क्लासमेट्स आ जाते हैं, ठीक, कलीग्स आ जाते हैं, नेबर्स आ जाते हैं, एटसेट्रा। ये सारे आपके टाइज हैं, ये सारे आपके नेटवर्क्स के पार्ट होते हैं। ठीक।
एक्वेंटेंसेस कहते हैं जो परिचित लोग हैं, जिनकी जान पहचान, जिससे आपकी जान पहचान होती है, ठीक, उसी को एक्वेंटेंसेस कहा जाता है। इन संबंधों में आपका परिवार, दोस्त, परिचित, सहपाठी, सहकर्मी, पड़ोसी आदि शामिल होते हैं। ठीक, तो ये सारे लोग आप मिलकर आपका सामाजिक नेटवर्क बनाते हैं। ये सारे लोग मिलकर आपका क्या बनाते हैं? सामाजिक नेटवर्क बनाते हैं। इस संबंधों में आपका परिवार, दोस्त, परिचित, सहपाठी, सहकर्मी, पड़ोसी आदि शामिल होते हैं। Social network from the basis of our interaction with others. Sociology is interested in the study of social network because it involves studying social relationships and the impact they each have on the individual. ठीक, तो social network from the basis of our interaction with others forms the basic of our interaction with others. यानी कि social network के जरिए ही हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, दूसरों से बातचीत कर पाते हैं। सोशल नेटवर्क फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर इंटरेक्शन विद अदर्स। हमारे दूसरे लोगों के साथ बातचीत, दूसरों लोगों के साथ इंटरेक्शन की वजह क्या है, उसका बेसिस क्या होता है? सोशल नेटवर्क होता है। ठीक, सोशोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ सोशल नेटवर्क। अब सोशोलॉजी क्यों इंटरेस्टेड है सोशल नेटवर्क की स्टडी के लिए? क्योंकि सोशोलॉजी हमेशा दो लोगों के बीच में, समाज में दो लोगों के बीच में सोशल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, ठीक, इनकी स्टडी करता है। और जो इनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होता है, इनका जो रिलेशनशिप है, उसका किसी इंडिविजुअल पे असर क्या होता है, सोशोलॉजी हमेशा इस चीज की स्टडी करता है। इसीलिए ये इंटरेस्टेड है सोशल नेटवर्क की स्टडी करने। सामाजिक नेटवर्क दूसरों के साथ हमारी बातचीत का आधार बनाते हैं। यानी कि दूसरों के साथ जो हमारी बातचीत होती है, उसका आधार क्या होता है? सामाजिक नेटवर्क होता है। उसका आधार क्या होता है? सामाजिक नेटवर्क होता है। समाज शास्त्र सामाजिक नेटवर्क के अध्ययन में रुचि रखता है। समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक नेटवर्क के अध्ययन में रुचि रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसमें सामाजिक संबंधों और प्रत्येक व्यक्ति पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना शामिल होता है। ठीक, क्योंकि इसमें एक सामाजिक संबंध होता है और प्रत्येक व्यक्ति पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना शामिल होता है। ठीक, इसमें सामाजिक संबंध होता है। सोशल नेटवर्क में, सामाजिक नेटवर्क में सामाजिक संबंध होता है और हमेशा समाजशास्त्री ये अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होती है, व्यक्ति के बीच में जो एक तरह का संबंध है, सामाजिक संबंध होता है, उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर क्या पड़ता है। ये समाजशास्त्री या समाजशास्त्र हमेशा इस बात को पहचानने की, जानने की कोशिश करता है। इसीलिए समाजशास्त्र सामाजिक नेटवर्क का भी अध्ययन करता है। ठीक, सोशल नेटवर्क थ्योरी। अब सोशल नेटवर्क थ्योरी क्या होती है? सोशल नेटवर्क थ्योरी इज एन अम्ब्रेला टर्म ऑफ थ्योरीज। तो ये क्या है? अम्ब्रेला टर्म ऑफ थ्योरीज है। यानी कि बहुत सारी थ्योरीज हैं जो सोशल नेटवर्क के बारे में बात करती हैं। दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल, जो किस पे फोकस करते हैं? इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, टीम पे फोकस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करते हैं। एंड द वेव ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जो एक झुंड है, जो वेव है, उस पे ये ज्यादातर फोकस करते हैं। That both constraint and enable human action in the social system। जो क्या करते हैं, जिनकी वजह से, यानी कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो टीम्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिविजुअल है, वो किसी भी एक्शन को सोशल सिस्टम में, किसी भी ह्यूमन एक्शन को या तो मदद करते हैं वो एक्शन होने में, या उसको रोकते हैं। तो बहुत सारे एक्शन को सोसाइटी रोकती है और बहुत सारे एक्शन को सोसाइटी बढ़ावा देती है। ठीक, सामाजिक नेटवर्क सिद्धांत। सामाजिक नेटवर्क सिद्धांत उन सिद्धांतों के लिए एक छत्र शब्द है। यानी कि बहुत सारे सिद्धांत हैं और उन्हीं सिद्धांतों के लिए एक छत्र शब्द है सामाजिक नेटवर्क सिद्धांत। जो सिद्धांत इस बात पे ज्यादा फोकस करते हैं कि जो व्यक्तियों, टीमों और संगठनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि ऐसे सिद्धांत जो व्यक्तियों, टीमों और संगठनों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और पारस्परिक संबंधों के वेब पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और जो पारस्परिक संबंध है, उसका जो एक झुंड है, उस पे ज्यादातर फोकस करते हैं। ये कांस्टेंट कहते हैं दबाना, किसी चीज को रोकना। ठीक, तो मैंने बताया कि सोशल एक्शन, समाज जो है बहुत सारे एक्शन करने से आपको रोकता है। जैसे कोई आपराधिक चीज है,
कोई अपराध है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो उससे करने के लिए समाज रोकता है आपको। और इनेबल करना मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, ठीक। तो क्वेश्चन मतलब रोकना। जो इन सामाजिक प्रणालियों में मानव क्रिया को बाधित और सक्षम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सामाजिक प्रणाली में जो मानव क्रिया है वो सामाजिक नेटवर्क के जरिए बाधित हो सकती है या सक्षम हो सकती है, ठीक। अब सोशल नेटवर्क की डेफिनेशंस क्या है, परिभाषाएं क्या हैं अलग अलग, जैसे हम लोगों ने कल्चर की डेफिनेशन पढ़ा था, वैसे ही हम लोग सामाजिक नेटवर्क या सोशल नेटवर्क की डेफिनेशन देखते हैं। सोशल नेटवर्क हैव बीन डिफाइंड बाय डेनिस मार्स्टेन एज ए स्ट्रक्चर। डेनिस मार्स्टेन ने कैसे सोशल नेटवर्क को डिफाइन किया है, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप लिंकिंग सोशल एक्टर्स, जो सोशल एक्टर्स को आपस में लिंक करता है, जो सोशल एक्टर्स को आपस में लिंक करता है। तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप लिंकिंग सोशल एक्टर्स, ठीक। सामाजिक नेटवर्क को डेनिस मार्स्टेन द्वारा सामाजिक अभिनेताओं को जोड़ने वाले सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में परिभाषित किया गया, ठीक। तो सामाजिक नेटवर्क को सबसे पहले किसने परिभाषित किया है, यानी कि किसने किस तरह से परिभाषित, डेनिस मार्स्टेन ने किस तरह से परिभाषित किया है सामाजिक नेटवर्क को। तो ये कहते हैं कि सामाजिक अभिनेताओं को जोड़ने वाले, यानी कि समाज में जो अभिनेताएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको आपस में जोड़ने वाले सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में परिभाषित किया है। सामाजिक नेटवर्क क्या है, एक ऐसी सामाजिक संबंधों की संरचना है जो अभिनेताओं को आपस में जोड़ती है, जो सामाजिक अभिनेताओं को आपस में जोड़ती है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ सोशल नेटवर्क। अब सोशल नेटवर्क बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ सोशल नेटवर्क, सामाजिक नेटवर्क का गठन कैसे होता है। सोशल नेटवर्क्स आर फॉर्म्ड बाय द कनेक्शन बिटवीन पीपल। तो ये कैसे बनता है, लोगों के बीच में जो कनेक्शन होता है उससे बनता है। जैसे आपकी जान पहचान बढ़ती है तो आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है, ठीक। तो इस तरह से कनेक्शन बिटवीन पीपल से सोशल नेटवर्क बनता है। हु फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो आमतौर पे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उनके बीच में सोशल नेटवर्क बन जाता है, ठीक। सोशल नेटवर्क उन लोगों के बीच कनेक्शन से बनते हैं जो अक्सर एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो उनके बीच में सोशल नेटवर्क या सामाजिक नेटवर्क बन जाता है, ठीक। सच कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इमोशन। अब जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या है, इमोशन को एक्सचेंज करते हैं, किसी के गम में शामिल होते हैं आप तो गम मनाते हैं, किसी की खुशी में शामिल होते हैं तो खुशी मनाते हैं। फिजिकल, इकोनॉमिक एंड इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, हम उसको फिजिकल सपोर्ट देते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं या इंफॉर्मेशनल सपोर्ट देते हैं, कोई बात बताते हैं उनको, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड इन्वॉल्व फैमिली मेंबर, ठीक। और इसमें फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। कलीग्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं एंड नेबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, आपके कलीग्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं और आपके नेबर्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें क्या होता है, हम इमोशनली, फिजिकली और इकोनॉमिकली हम जो है सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक। और एक दूसरे से दूसरे को इंफॉर्मेशनल सपोर्ट भी देते हैं, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं उनको, ठीक। इस तरह के संचार में भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और सूचनात्मक समर्थन का आदान प्रदान शामिल होता है। तो इस तरह का जो संचार है उसमें भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और सूचनात्मक समर्थन का आदान प्रदान होता है, ठीक। तो इस तरह का जो संचार होता है, यानी कि जो सामाजिक नेटवर्क में जो संचार होता है, आपस में बातचीत होती है, उसमें हम क्या करते हैं, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और सूचनात्मक समर्थन का आदान प्रदान करते हैं। हम एक दूसरे को भावनात्मक तरीके से समर्थन करते हैं, शारीरिक तरीके से उनकी मदद करते हैं, ठीक। आर्थिक तरीके से उनकी मदद करते हैं, सूचनात्मक तरीके से उनकी मदद करते हैं। और इसमें परिवार के सदस्य, सहकर्मी, दोस्त और पड़ोसी भी शामिल होते हैं। तो ये संचार में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, आपके परिवार के सदस्य शामिल होते हैं जो एक दूसरे को भावनात्मक तरीके से सपोर्ट करते हैं, आर्थिक तरीके से सपोर्ट करते हैं, ठीक। हाँ, एक्वेंटेंसेज भी होंगे, ठीक, एक्वेंटेंसेज भी होंगे, ठीक।
क्योंकि वो भी जो परिचित लोग होते हैं वो भी किसी न किसी तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सूचना देकर ही आपका सपोर्ट करें या पैसे आर्थिक तरीके से भी आपकी मदद कर सकते हैं वो, भावनात्मक तरीके से, क्योंकि आपके पास अगर आप किसी गम में होते हैं, तो जो भी परिचित लोग होते हैं वो आपसे मिलते हैं, आपके गम को बाँटते हैं, या आप खुशी में होते हैं तो जो परिचित लोग होते हैं वो आपके साथ खुशी मनाते हैं, तो वो भी आ जाएँगे इसमें। ठीक। इस तरह के संचार में भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक, सूचनात्मक समर्थन का आदान-प्रदान शामिल होता है और इसमें परिवार के सदस्य, सहकर्मी, दोस्त और पड़ोसी भी शामिल होते हैं। ठीक। अब आता है दूसरा, स्टेटस एंड रोल्स। स्टेटस किसको कहते हैं, रोल्स किसको कहते हैं, स्थिति किसको कहते हैं और भूमिकाएँ किसको कहते हैं। तो ऑल्दो हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरीज़ में बहुत सारे स्टेटस और रोल के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टेटस या रोल किसको कहा जाता है। ठीक। Status describe the position of a person occupies in a particular setting. एक पार्टिकुलर सेटिंग में एक पर्सन की क्या पोजीशन है वो उसका स्टेटस बताती है। एक पार्टिकुलर सेटिंग में एक पर्सन की क्या पोजीशन है वो उसका स्टेटस बताती है। ठीक। एक पार्टिकुलर सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में, जैसे अगर हम लोग जो है इकोनॉमी के बेस पे देखते हैं, तो अब यहाँ पे एक हायरार्की बनेगी। ठीक। जो अपर क्लास होगी यानी कि जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, फिर मिडिल क्लास होगी, फिर लोअर क्लास की। तो अब यहाँ पे अपर क्लास का स्टेटस हाई है, मिडिल क्लास का थोड़ा सा लो है लेकिन अपर से थोड़ा लो है, लेकिन अपर के जितना नहीं है। फिर लोअर क्लास का मिडिल से भी लो है और अपर से भी लो तो है ही। ठीक। तो ऐसे ही एक पार्टिकुलर सेटिंग में एक पर्सन की क्या पोजीशन है वो उसके स्टेटस को बताती है। दर्जा या स्थिति किसको कहते हैं? स्थिति उस स्थिति का वर्णन करती है जो एक व्यक्ति किसी विशेष सेटिंग में रखता है, यानी कि किसी विशेष सेटिंग में, किसी एक विशेष प्रणाली में। नहीं, फोन का नेटवर्क नहीं है ये नेटवर्क आपस में जो नेटवर्क होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा नेटवर्क बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। ठीक। बहुत से लोगों से मेरी जान पहचान है, यहाँ पे नेटवर्क जो है वो जान पहचान का है। ठीक। स्थिति उस स्थिति का वर्णन करती है जो एक व्यक्ति किसी विशेष सेटिंग में रखता है, यानी कि कोई एक विशेष सेटिंग, कोई एक विशेष प्रणाली में एक व्यक्ति की क्या स्थिति है वो उसकी स्थिति को दर्शाती है। We all occupy several statuses and play the role that may be associated with them. हमारे पास हमेशा स्टेटस होते हैं, जरूरी नहीं, मैंने एक इकोनॉमी के बेस पे बताया, लेकिन एक फैमिली में हर आदमी का कुछ ना कुछ स्टेटस होता है। फादर है, फैमिली में फादर है, तो फादर उस पोजीशन पे है, फादर चूंकि फादर की पोजीशन पे है इसलिए इसका स्टेटस क्या है, फादर है। ठीक। इसका स्टेटस जो है हाई होगा, बच्चों से तो हाई होगा। ठीक। तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझ में आएगा स्टेटस क्या होता है। ठीक। वी ऑल ऑक्युपाई सेवरल स्टेटस, सबके पास कुछ ना कुछ स्टेटस होता है। जैसे कि एक फादर है तो एज अ फादर उसका स्टेटस है, एक सन है तो एज अ सन उसका स्टेटस है, एक डॉटर है तो एज अ डॉटर उसका एक स्टेटस है, और एक क्या है, एक वाइफ है या मदर है तो एज अ वाइफ, एज अ मदर उसका अलग अलग स्टेटस होता है। तो हर आदमी आपके पास कुछ ना कुछ स्टेटस होता है। आप बैक करके देख लीजिएगा, अभी पहले आगे का समझ लीजिए, बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक। सो हमारी सभी हम सब कभी कई स्थितियों पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रांसलेशन अजीब होता है, तो मतलब कि हम में जो जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, सबके पास कुछ ना कुछ स्थिति होती है। चाहे एक पिता के तौर पे वो उसकी स्थिति क्या होती है, चाहे एक पिता की होती है उसकी स्थिति क्या है, चाहे वो एक बच्चा एक बेटे की, पुत्र की हो सकती है, एक बेटी की हो सकती है, एक माँ की हो सकती है, और एक पत्नी की हो सकती है। जब भी एक बच्चा पैदा होता है वहीं से उसका स्टेटस शुरू हो जाता है, वहीं से क्या है, उसका स्टेटस
शुरू हो जाता है। एक बच्चा पैदा हुआ तो वो किसी का बेटा होगा और किसी का ग्रैंडसन होगा, ठीक? किसी का नाती होगा, किसी का पोता होगा। तो इस तरह से उसका कुछ ना कुछ स्टेटस होता है, ठीक? जैसे ही बच्चा पैदा होता है वहां से उसका स्टेटस शुरू हो जाता है। हाँ, हर चीज में होता है स्टेटस, हर चीज में हो सकता है। ये तो मैं फैमिली का बता रहा हूँ कि फैमिली में आप कौन कौन से स्टेटस होते हैं। आप बाहर निकले तो एक मैनेजर है उसका स्टेटस है, एक कंपनी में जो एचआर है उसका अलग स्टेटस है, जो वर्कर है जो एम्प्लॉय है उसका अलग स्टेटस है। आप किसी स्कूल में गए, जो प्रिंसिपल है उसका अलग स्टेटस है, जो वाइस प्रिंसिपल है उसका अलग स्टेटस है, और जो टीचर है उसका अलग स्टेटस है, जो स्टूडेंट है उसका अलग स्टेटस है। हर सेटिंग में कुछ ना कुछ स्टेटस हर आदमी के पास होते हैं, ठीक? हर जगह पे होते हैं, इसके कोई टाइप्स नहीं है, स्टेटस हर जगह पे होते हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं वहां पे आपका कुछ ना कुछ स्टेटस होता है, ठीक? आप ट्रेन में हैं तो एज अ ट्रेवलर आपका एक स्टेटस, वहाँ पे जो टीटी आ रहा है टिकट चेक करने के लिए उसका एक अलग स्टेटस है, वहाँ पे जो पुलिसकर्मी आ रहे हैं जो सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक, उनका अलग स्टेटस है। ऐसी हर सेटिंग में कुछ ना कुछ स्टेटस आप ऑक्युपाई करते हैं। और एक आदमी के पास एक स्टेटस नहीं होता है, कई स्टेटस होते हैं, ठीक? जैसे अभी मेरा स्टेटस क्या है, ठीक? मैं अपने आप को अगर कहूँ तो एज अ सन मेरा स्टेटस हो सकता है, एज अ फादर मेरा स्टेटस हो सकता है, एज अ हस्बैंड मेरा स्टेटस हो सकता है, यहाँ पे एज अ टीचर मेरा स्टेटस हो सकता है, कहीं पे मैं एज अ स्टूडेंट मेरा स्टेटस हो सकता है। तो एक आदमी का जरूरी नहीं है कि हर जगह पे एक ही स्टेटस हो, अलग अलग हो सकता है स्टेटस, ठीक? रोल क्या होता है? अब उसी स्टेटस, जब आप एक कोई स्टेटस ऑक्युपाई करते हैं तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे रोल होते हैं, उससे जुड़े हुए बहुत सारे रोल होते हैं। जैसे कि एक फादर है तो फादर एज अ फादर तो उसका स्टेटस है, फादर क्या है, वो एक स्टेटस है उसका। एज अ फादर इसकी जिम्मेदारी है कि वो इकोनॉमिकली, इमोशनली और इकोनॉमिकली, इमोशनली और सोशली सपोर्ट करे अपने सन या डॉटर को। एज अ फादर इसकी ये जिम्मेदारी है। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं एज अ फादर, ठीक, ये इसके रोल्स हैं। स्टेटस से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां होती हैं वो रोल्स कहलाती हैं। एक स्कूल में जो प्रिंसिपल है उसका, प्रिंसिपल जो है वो उसका स्टेटस है। प्रिंसिपल को क्या क्या करना चाहिए वो उसका रोल है, ठीक? प्रिंसिपल को क्या क्या करना चाहिए एज अ प्रिंसिपल, वो उसका रोल है। घर में एक लड़की है वो वाइफ हो सकती है, एज अ वाइफ उसके क्या क्या काम हो सकते हैं वो उसका रोल है, ठीक? और वाइफ क्या है, उसका एक स्टेटस, ठीक? ऐसे ही वो बाहर निकली, कहीं पे एम्प्लॉयड होगी, ठीक, मान लेते हैं एचआर है तो एज एचआर उसका एक स्टेटस है। एचआर, एज एच आर उसको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या ड्यूटीज निभानी है, वो उसके रोल्स होते हैं, ठीक? अ रोल इज द सेट ऑफ नॉर्म्स, values, behavior, and personality characteristics attached to an status, ठीक? यानी कि एक स्टेटस से जुड़ी जो वैल्यूज होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीजें स्टेटस के साथ जुड़ी होती हैं। जो जैसे एक फादर है तो उसको फादर को फादर की तरह ही रहना होगा, ठीक? फादर को फादर की तरह ही रहना होगा। फादर की तरह रहने के लिए बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, और उसका बिहेवियर भी एज अ फादर होना चाहिए। उसकी पर्सनालिटी भी फादर के तौर पे होनी चाहिए, ठीक? और ये सारी चीजें जो है क्या कहलाती है, रोल कहलाती है, ठीक? भूमिका क्या है? भूमिका एक स्थिति से जुड़े मानदंडों, मूल्यों, व्यवहारों और व्यक्ति विशेषताओं का समूह है, ठीक? व्यक्तित्व विशेषताओं का समूह है, यानी कि जो स्थिति है उससे जुड़े जो भी भूमिकाएं होती हैं, उससे जुड़ी भूमिकाएं होती हैं, जो स्थिति है उसी से जुड़ी भूमिकाएं होती हैं। यानी कि एक स्थिति जो आपको मिली है, उस स्थिति में आपको क्या क्या करना है, उस स्थिति में आपके मानदंड क्या होंगे, आपके मूल्य क्या होंगे, आपके व्यवहार क्या होंगे, आपके व्यक्तित्व विशेषताएं क्या होंगी, ये सारी चीजें भूमिका में आ जाती है, ठीक?
नेक्स्ट आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? भूमिका के लिए संघर्ष। भूमिका संघर्ष कह सकते हैं, के लिए मत करिए, भूमिका संघर्ष। रोल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि भूमिका संघर्ष। रोल कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द competing demand of two or more roles that vie for our time and energy। ठीक, तो भूमिका संघर्ष हमारे समय और ऊर्जा के लिए होड़ करने वाली दो या दो से अधिक भूमिकाओं की प्रतिस्पर्धा मांगों का परिणाम है। जैसे कि आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है, आपने अपने फादर को फोन किया जो एक कंपनी में मैनेजर है। आपने अपने फादर को फोन किया जो एक कंपनी में मैनेजर है। तो एज अ मैनेजर वो अपना एक रोल जो है निभा रहे हैं। आप जो है, क्योंकि आपका बर्थडे है, आपने उनको फोन किया कि आप जो है मेरे बर्थडे में आके शामिल होइए, यानी कि जो जो चीजें लानी है, केक वगैरह हो गए या डेकोरेशन के सामान हो गए या खाने के सामान हो गए, गिफ्ट्स वगैरह हो गए, आप फोन करके उनको बता रहे हैं कि आप एज अ फादर, क्योंकि आप फादर हैं और आज मेरा बर्थडे है तो आपकी ये जिम्मेदारी है। ठीक, तो ये तो ठीक है, आपने फोन कर दिया, लेकिन वहां पे एज अ मैनेजर उसको कोई जिम्मेदारी मिली हुई है। ठीक, अब या तो वो मैनेजर की जिम्मेदारी पूरी कर ले या तो फादर की। एक टाइम पे दो स्टेटस से डिमांड आ रही है। ठीक, एक टाइम पे दो स्टेटस से डिमांड आ रही है, यानी कि दो स्टेटस कह रहे हैं कि अलग अलग रोल प्ले करो। ठीक, मैनेजर जो है वो एज अ मैनेजर जो उसका मैनेजर के तौर पे जो स्टेटस है वो उससे कह रहा है कि मैनेजर के तौर पे आपको कंपनी में ही रहना है और बहुत सारे रोल्स प्ले करने हैं। आपको अपने बच्चे का बर्थडे मनाने नहीं जा सकते आप। ठीक, क्योंकि आपके क्योंकि आपका अभी वर्किंग आवर चल रहा है, तो ये क्या है, एक तरह से आप रोल के बाहर चले जाएंगे। और एज अ फादर जो है आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाएं, क्योंकि उसका खुशी है, इमोशनली आप उसको जाके सपोर्ट करें, गिफ्ट वगैरह दें, केक वगैरह लेके जाएं, डेकोरेशन के सामान लेके जाएं। तो एक टाइम पे दो स्टेटस या दो से ज्यादा स्टेटस से रोल की जिम्मेदारी, रोल का यानी कि रोल निभाने के लिए कॉल आ रही हो, तो इसी को कहा जाता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे वो जो है क्या है, किसी एक को ही पूरा कर सकता है, दोनों को नहीं कर सकता है। तो इसी को रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जब कई स्टेटस से डिमांड आने लगती हो तो उसी को रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। भूमिका संघर्ष हमारे समय और ऊर्जा के लिए होड़ करने वाली दो या दो से अधिक भूमिकाओं की प्रतिस्पर्धा मांगों का परिणाम है। यानी कि जब दो या दो से अधिक भूमिकाएं जो होती हैं, दो या दो से अधिक स्थितियों से जो भूमिका निभाने के लिए मांग आती है, उसी को भूमिका संघर्ष कहा जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया भूमिका संघर्ष क्या होता है या रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। द मोर स्टेटसेस वी हैव एंड द मोर रोल वी टेक, जितना ज्यादा स्टेटस हमारे पास होगा उतना ज्यादा रोल हम लेंगे। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ तो वो एक सन है। ठीक, मान लेते हैं एक बच्चा है जो मेल है, तो वो पैदा हुआ तो एक सन है। ठीक, एक ग्रांड सन हो सकता है, मतलब अलग अलग इसके स्टेटस हो सकते हैं, लेकिन अभी इसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी जो है रोल प्ले करने के लिए इसको कोई कुछ चीजें नहीं करनी है। अभी चूंकि वो बच्चा है तो उसका स्टेटस ऐसा है कि उससे कोई भी रोल एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है। सब मानते हैं कि बच्चा है तो ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है तो उसका स्टेटस बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा उसके स्टेटस बढ़ते हैं उतना ज्यादा रोल बढ़ता है। आगे जाके वो स्टूडेंट बना तो अब इसके रोल बन गए। ठीक, स्टूडेंट बना तो इसके रोल बन गए कि घर आके होमवर्क पूरा करना है, स्कूल में जाके पढ़ाई करना है, जो मैम है या सर है उनको जाके ग्रीट करना है। ये सारी चीजें उसके रोल से जुड़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे यही कहा गया कि जितना ज्यादा स्टेटस होगा उतना ज्यादा रोल आपको निभाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट है, ठीक, स्टूडेंट यूनियन का ये प्रेसिडेंट हो गया, समझ समझ लीजिए। ठीक, तो इसने तो एज ए स्टूडेंट कुछ रोल इसको मिले होंगे। अब वहां पे उसने अपना स्टेटस बढ़ा दिया, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया, तो और इसके रोल बढ़ गए और जिम्मेदारी बढ़ गई। ठीक, और ऐसे ही कोई मान लेते हैं एनजीओ था, उसको भी इसने ज्वाइन कर लिया तो वहां पे कोई स्टेटस इसका हो गया, वहां पे भी रोल बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना ज्यादा स्टेटस बढ़ता है उतना ज्यादा रोल भी बढ़ेगा। द मोर लाइकली वी आर टू एक्सपीरियंस लो रोल कॉन्फ्लिक्ट। और जितना ज्यादा स्टेटस बढ़ेगा उतना रोल बढ़ेगा
और उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास रोल कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, क्योंकि उनके पास कई स्टेटस होते हैं। ठीक, उनके पास कई स्टेटस होते हैं और उनके जो स्टेटस होते हैं, गर्ल्स की जो स्टेटस होते हैं, उनसे रोल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है सोसाइटी को। खास तौर से जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, जो पुरुष सत्तात्मक समाज होता है, वो ज़्यादातर जो है, जो भूमिकाएँ होती हैं, वो स्त्रियों पे ही डालते हैं। ठीक, एक पर्सन टीचर है बाय प्रोफेशन और फिलर फॉर्म में स्टूडेंट है, तो क्या रोल कॉन्फ्लिक्ट में आएगा? ये कब आएगा? जैसे आप अगर हैं, आप कहीं पे टीचर हैं, मान लेते हैं, ठीक, और फिलर फॉर्म पे स्टूडेंट है, ठीक। अगर आपकी क्लास 3 बजे है और 3 बजे आपकी वहाँ पे एज़ अ टीचर आपकी क्लास है, ठीक। तो वहाँ पे एज़ अ टीचर आपका रोल क्या था कि वहाँ पे पढ़ाना है। फिलर फॉर्म पे आप चूँकि एक स्टूडेंट हैं, तो 3 बजे आपकी क्लास होती है, तो एज़ अ स्टूडेंट आपका रोल होना चाहिए कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो दोनों के रोल में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको भी रोल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। ठीक, ठीक, इसको भी रोल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रोल कॉन्फ्लिक्ट यही है कि एक टाइम पे कई स्टेटस से अगर डिमांड आने लगे, एक टाइम पे कई स्टेटस से अगर डिमांड आने लगे, जैसे एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी है और एक एनजीओ का मेंबर भी। ठीक, तो एक टाइम पे हो सकता है कि उसकी क्लास चल रही हो, तो एज अ स्टूडेंट उसको क्लास करना चाहिए, और वहीं पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, तो एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट उनको जो है वहाँ पे मौजूद होना चाहिए प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। और एक एनजीओ ने कोई वेलफेयर प्रोग्राम चलाया है, तो एज अ एनजीओ मेंबर उसको चाहिए कि वहाँ जाके वेलफेयर प्रोग्राम में अपना भी कुछ योगदान दे, जो भी वो कर सकता है। ठीक, तो एक टाइम पे तीनों जगह से, तीनों स्टेटस से डिमांड आ रही है, हालांकि वो किसी एक स्टेटस को, किसी एक रोल को ही पूरा कर सकता है। ठीक, सबको नहीं कर पाएगा एक टाइम पे, तो वो चूज करेगा कि मैं क्लास करूं या प्रोटेस्ट में जाके सपोर्ट करूं या एनजीओ में जाके वेलफेयर प्रोग्राम में सपोर्ट करूं। ठीक, किसी एक को चूज करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक, तो ऐसी सारी चीजें जहाँ पे एक टाइम पे आपको कई काम करने के लिए डिमांड आ रही है, तो उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। और रोल कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो मर्टन ने एक्सप्लेन किया है। आप जो है यूनिट 1 की जो मर्टन की पीपीटी है, वहाँ पे पीडीएफ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हाँ, हाँ, सबके साथ होता है, क्योंकि एक आदमी के पास कई स्टेटस हमेशा होते हैं, सबके साथ होता है। मेरा जो है अभी स्टेटस क्या है? फिलर फॉर्म का मैं एक टीचर हूँ सोशोलॉजी का, यहाँ पे सोशोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे काम रहे होंगे जिनको मैं अभी जो है स्किप किया होऊंगा। ठीक, या तो मैं उसको बाद में करूंगा, या मैंने चूंकि मेरी क्लास थी, तो मैं वो इस टाइम पे नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा वो काम रहा होगा कि अगर इस टाइम नहीं कर सकता तो कभी नहीं कर सकता, तो उस काम को छोड़ूंगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे रोल कॉन्फ्लिक्ट मेरे साथ भी हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि सबके पास स्टेटस है। स्टेटस से डिमांड आएंगी रोल्स की, रोल एक्सपेक्टेशन होगा, और वो रोल जितने भी स्टेटस बढ़ेंगे, उतना ज्यादा रोल एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा रोल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक, हमारे पास जितनी अधिक स्थितियां होंगी, उतना ही ज्यादा भूमिका निभाने के लिए हमारे पास भूमिकाएं होंगी, और जितना ही ज्यादा स्थितियां होंगी, उतना ही ज्यादा चूंकि भूमिकाएं होंगी, और उतना ही ज्यादा संभावना है भूमिका संघर्ष के, उतना ही ज्यादा भूमिका संघर्ष के संभावनाएं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी, पहचान। एक आदमी की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है, कुछ ना कुछ पहचान होती है। ठीक, नाम अगर आपसे लिया जाए, किसी का नाम लिया जाए, जैसे आपके सामने अगर मेरा नाम लिया जाता है अलीम सर, ठीक, तो मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरी एक पहचान है, आपके माइंड में तुरंत मेरी सारी आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक, आपने मुझसे पढ़ा है,
तो आपके दिमाग में तुरंत मेरी आइडेंटिटी आ जाएगी कि हाँ, मैं फिलर फॉर्म पे टीचर हूँ, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। ये सारी आइडेंटिटी मेरी बन जाती है आपके माइंड में और वो आती रहती है। ठीक, ऐसे हर इंसान की कुछ ना कुछ एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी एनकम्पासेस द मेमोरीज। आइडेंटिटी से क्या होता है, एनकम्पासेस द मेमोरीज, यानी कि इसमें मेमोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। एनकम्पासेस मतलब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके दिमाग में मैं हूँ क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है। ऐसे बहुत से लोग आपके दिमाग में होंगे, लेकिन जब उनका नाम लिया जाएगा तो उनकी सारी आइडेंटिटी आपके माइंड में आ जाती है। तो इसीलिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, रिलेशनशिप होती हैं, एंड वैल्यूज होती हैं दैट क्रिएट वन सेंस ऑफ सेल्फ, जो वन सेंस ऑफ सेल्फ को क्रिएट करता है। एक आदमी की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है, वो कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीजें जो है एक आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। पहचान उन यादों, अनुभवों, रिश्तों और मूल्यों को सम्मोहित करती है जो स्वयं की भावना पैदा करते हैं। यानी कि वो रिश्ते, वो अनुभव, वो यादें और वो मूल्य जो है, जो एक आदमी के स्वयं को बनाते हैं, एक आदमी की पहचान को बनाते हैं। ठीक, उसी को पहचान कहा जाता है, आइडेंटिटी कहा जाता है। दिस एमलगेशन क्रिएट्स अ स्टडी सेंस ऑफ हु one is over time, even as new facets are developed and incorporated into one's identity. ये सम्मेलन समय के साथ साथ एक स्थिर भावना पैदा करता है कि कोई कौन है। ठीक, धीरे धीरे जो है आप उसके बारे में एक भावना, एक जो है सेंस बना लेते हैं कि एक आदमी है तो वो कौन है। जैसे मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया कि आपके माइंड में मेरी एक पहचान बन गई है। जैसे ही मेरा नाम दिया जाएगा, आपके माइंड में वो सारी चीजें आ जाएंगी कि मैं कैसा हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, कहाँ पे हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ये सारी चीजें, सारी आइडेंटिटी मेरी है जो आपके माइंड में बन चुकी है, वो आती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक, कि कोई कौन है, यहाँ तक कि नए पहलुओं को विकसित किया जाता है और किसी की पहचान में शामिल किया जाता है। अब हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जाए बीच में, ठीक, पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ भूल जाऊं, या पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको कुछ बता दिया जिससे आपको मेरी आइडेंटिटी और क्लियर होती जाएगी कि मेरी सोच क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है। ठीक, या नॉर्म्स क्या है, ये सारी चीजें जो है आपके माइंड में धीरे धीरे क्लियर होती जाती है। एक आदमी से जब आप पहली बार मिलते हैं तो उसकी आइडेंटिटी जो है कुछ आपके माइंड में बनती है। जैसे आपने किसी आदमी से पहली बार मिला, आप मिले किसी आदमी से पहली बार, तो हो सकता है आप सिर्फ इतना जान पाए कि उसका स्किन कलर क्या है, वो दिखने में कैसा है। ठीक, या उसका नाम क्या है, इतनी आइडेंटिटी आपको मिल सकती है। ठीक, वो आया आपके पास, आपसे मिला, एक दो मिनट बाद फिर चला गया, तो इतनी आइडेंटिटी आपकी जब डेवलप हुई। धीरे धीरे जब आप उसके साथ रह रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है। वो कैसा है, हाँ, उसकी बातचीत कैसी है, वो लोगों से किस तरह से मिलता है, उसकी वैल्यूज क्या है। ठीक, एक दो दिन में नहीं बनती, ये बात तो सही है। एक दो दिन में पूरी तरीके से पहचान नहीं बनती, ये कह सकते हैं। थोड़ा बहुत तो पहचान बन ही जाती है। कोई आदमी आपसे पहली बार मिला तो एटलीस्ट आप उसका नाम तो जान जाओगे ना, इस आदमी का नाम क्या है, ये आदमी दिखता कैसा है। ठीक, तो थोड़ी बहुत आइडेंटिटी तो बन जाती है। ठीक, जान पहचान एक दिन में नहीं बनती, ये कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो पहचान है वो उस आदमी की पहचान के बारे में बात हो रही है। ठीक, जैसे आप किसी आदमी को देखे, उसकी पहचान कैसे करेंगे दोबारा अगर आप देखते हैं उसको। ठीक, उसकी आवाज से पहचान सकते हैं, उसके कपड़े पहनने के तरीके से पहचान सकते हैं, या उसके दिखने उसकी जो दिखावा है, यानी कि जैसा वो दिखता है, ठीक, उससे आप पहचान सकते हैं, उसकी बातचीत से पहचान सकते हैं। कि कभी-कभी क्या होता है कि हम बहुत पहले किसी से मिले हों, तो उनका चेहरा नहीं याद रहता है। लेकिन जब से वो बात करने लगता है, आप वो समझ जाते हैं कि अच्छा आप फलाँ आदमी हैं, ठीक। तो उसकी पहचान की बात हो रही है, जान-पहचान 1 दो दिन में नहीं बनती, ये आप कह सकते हैं, ठीक। पहचान तो हर आदमी की 1 ही 2 सेकंड में भी बन सकती है, और पहचान में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जाती हैं धीरे-धीरे, ठीक। जैसे आप इतनी तो पहचान हो जाएगी आपकी कि उसका नाम क्या है, दिखता कैसा है, ठीक। फिर आप उससे मिलेंगे,
तो वो उसकी सोच क्या है ये आपको पता चलेंगी। वो लोगों के बारे में क्या सोचता है ये पता चलेगा, वो एजुकेशन के बारे में क्या सोचता है ये पता चलेगा। धीरे-धीरे उसकी आइडेंटिटी में धीरे-धीरे ऐड होती जाती हैं चीज़ें। सोशियोलॉजी में पहचान नहीं, यहाँ पे आइडेंटिटी की बात हो रही है। जैसे एक आदमी है, सपोज़ करिए मैं हूँ, जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। मेरी आपसे जान-पहचान इतनी नहीं है कि आप मुझको मतलब पर्सनली जानते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं अभी मतलब क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, ये कोई नहीं जानता है। यहाँ पे मेरी जो आइडेंटिटी आपके माइंड में है, वो सिर्फ़ इतना है कि मैं एक प्लेटफ़ॉर्म का टीचर हूँ, ठीक। तो ये मेरी आइडेंटिटी आपके माइंड में है, ये बनी हुई है। ऐसे हर आदमी की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है। आपसे कोई आदमी पहली बार मिला है, ठीक, तो उसकी आइडेंटिटी आपके माइंड में क्या होगी, उसका नेम क्या है, वो दिखता कैसा है, ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक। तो और धीरे-धीरे आइडेंटिटी जैसे-जैसे आप उससे मिलते जाते हैं, उसकी आइडेंटिटी बनती जाती है, ठीक। यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब एक-दूसरे से पहचान नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब एक आदमी को आप किस तरह से पहचानेंगे अगर आप उसको देखते हैं तो, ठीक। जैसे आप किसी से मिले, अब आप उसको मोबाइल में उसका फ़ोटो देख रहे हैं, तो आप पहचान जा रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिटी बन गई ना, उसके जैसा वो दिखता है, वो उसकी आइडेंटिटी एक बन गई। These categorization are often assigned to us or something we are born into। अब ये जो कैटेगराइजेशन होता है, जो आइडेंटिटी बनती है, या तो हमें मिलती है कहीं से, या जो है हम पैदा ही होते हैं उसके साथ। जैसा कि हम जैसे दिखते हैं, तो बचपन से हम वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही हम पैदा ही होते हैं, ठीक। या हमारा स्किन कलर क्या है, ये बचपन से ही तय होता है, ठीक। तो कुछ चीज़ें बचपन से होती हैं, कुछ चीज़ें बाद में भी होती हैं। ये वर्गीकरण अक्सर हमें या किसी ऐसी चीज़ के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं जिसमें हम पैदा होते हैं, ठीक। तो या तो हमें ये मिलता है हमारे जीवन में, या तो जैसे ही हम पैदा होते हैं वो हमको निर्दिष्ट कर दिया जाता है। निर्दिष्ट किए जाते हैं मतलब कि जो हमको मिलता है बाद में, और या जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पास वो पहचान होती है। एक आदमी की सोसाइटी में आइडेंटिटी क्या है ये भी कह सकते हैं आप। एग्जाम्पल ऑफ सोशल आइडेंटिटी इंक्लूड्स, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझ में आएगा आइडेंटिटी का असल मतलब क्या है। आइडेंटिटी में क्या आता है, रेस। रेस यानी कि एक आदमी का कलर क्या है, ठीक। एथनिसिटी, जेंडर, मेल है फीमेल है, ठीक। सेक्स, जेंडर और सेक्स एक ही बात होगी, हालांकि सोशोलॉजी में एक ही नहीं होता है, ठीक। जेंडर और सेक्स अलग अलग, ठीक। एक आदमी का सेक्स मेल फीमेल हो सकता है, लेकिन उसका जेंडर नहीं जरूरी है कि वो मैस्कुलिन और फेमिनिन ही हो, ठीक। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, एज क्या है, रिलीजन क्या है, रिलीजियस आइडेंटिटी भी होती है। एक आदमी मुस्लिम है, उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी है, एक आदमी हिंदू है, उसकी हिंदू आइडेंटिटी है, एक क्रिश्चियन है, उसकी क्रिश्चियन आइडेंटिटी है। तो इस तरह से आइडेंटिटी की बात हो रही है। बिलीफ क्या है, नेशनल ओरिजिन है, इंडियन है। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, इंडियन हो जाएगी। एंड इमोशनल डेवलपमेंट, डिसेबिलिटीज एंड एबिलिटीज, ये सारी चीजें आइडेंटिटी में आती हैं, ठीक। सामाजिक पहचान के लिए उदाहरण में शामिल हैं जाति, यानी कि जो पहचान है उसमें क्या क्या शामिल होती है, जाति, जातीयता, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, आयु, धर्म, धार्मिक विश्वास, राष्ट्रीय मूल और भावनात्मक विकास संबंधी असमानताएं और क्षमताएं, ये सारी चीजें जो है इसमें पहचान में शामिल होती है। ठीक है, बाकी कल करेंगे, टाइम हो गया है, बाकी कल करेंगे। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
ठीक है, लीव करते हैं फिर क्लास, नहीं है कोई क्वेश्चन तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।